मेरे अब्बू सऊदी की एक कंपनी में नौकरी करते थे। अचानक अब्बू का इंतकाल हुआ तो कंपनी वाले मुझे लेकर चले गए। वहाँ मेरी तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हैरत की बात तो यह थी कि मुझसे वह कुछ काम ही नहीं कराते थे। तकरीबन 3 महीने गुजर गए थे। एक रात मैनेजर ने ऐसा काम करने के लिए कहा जिसे सुनकर मेरे ऊपर कयामत गिर गई थी। मुझे आज इस कंपनी में आए हुए 3 महीने होने वाले थे और हैरत की बात यह थी कि अभी तक मुझसे कोई काम नहीं लिया गया था और मुझे मुफ्त की ही तनख्वाह दी जा रही थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कब तक चलेगा। वे मुझे ऐसे ही सारी तनख्वाह देते रहे। मैनेजर ने कहा था कि उनकी कंपनी का उसूल है कि नई वालों को 3 महीने तक काम समझने का मौका दिया जाता है और कोई काम नहीं कराया जाता है। इसी वजह से मुझे भी कोई काम नहीं दिया जाता था और मैं फ्री रहती थी। एक दिन मैं इधर से उधर घूम रही थी जब पाकिस्तान से मुझे अपने मंगेतर की कॉल आ गई और वह मुझसे मेरे खैर पूछने लगा, बताओ कि तुम्हारी अब नौकरी लगी है या नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी तक तो मैं फ्री हूँ। मैनेजर साहब बहुत अच्छे हैं और मुझे हर महीने का 5 लाख दे रहे हैं। वह मेरी बात सुनकर चौंक गया और कहने लगा कि तुम्हें 3 महीने हो गए हैं और अब तक कोई काम नहीं दिया है। वह तुम्हें महीने के 5 लाख दे रहे हैं। ये बात तुम्हें सही लग रही है? मुझे तुम्हारे मैनेजर साहब सही आदमी नहीं लग रहे हैं। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? हर महीने का 5 लाख दे सकते हैं। तुम उस पर ध्यान रखना और मेरी मानो तो वापस आ जाओ। कह तो वह भी ठीक रहा था। शुरू तो मैं भी काफ़ी हैरान हो गई थी कि ऐसे कैसे मैं काम ना करूं और मुझे मुफ्त की तनख्वाह मिले। फिर मैंने सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे तो पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अगर वह ज़रूरत पूरी हो रही थी तो मैं क्यों मना करती। मैंने यही सोचा कि जब वह काम बताएगा तो तब देखी जाएगी। फ़िलहाल जो पैसे मिल रहे हैं उनसे तो फ़ायदा उठा लें। मंगेतर की कॉल बंद हुई तो मैं पीछे मुड़ी तो मैनेजर साहब को आते हुए देखा। वे मेरे करीब आकर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हमें 3 महीने में तुम्हें सिर्फ काम देखने का मौका दिया है, काम सिखाया नहीं है और ना ही काम किया है। मगर अब वह टाइम आ चुका है कि तुम्हारा काम भी शुरू कर दिया जाए। मैंने उनसे कहा कि मैंने 3 महीने देख लिया है कि यहाँ पर क्या काम किया जाता है और किस तरह। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वह अजीब से अंदाज में कहने लगा कि काम तो तुम ही करोगी, लेकिन यह वाला नहीं, तुमको अलग काम दिया जाएगा। मैं चौंक कर बोली, फिर कैसा काम? कहने लगा कि वह तुम्हें रात को बताया जाएगा। रात 8 बजे की एक मीटिंग में, कंपनी की डायरेक्टर की मीटिंग में तुम्हें भी आना होगा। मैंने हामी भर ली। मैनेजर ने मुझे एड्रेस बता दिया और कहने लगा कि इस मामले की खबर किसी को मत देना। लोग एक दूसरे से जला करते हैं और यह ना हो कि तुम्हारी जगह कोई और छीन ले। मैनेजर के वहाँ से जाने के बाद मैं यही सोच रही थी कि ऐसी वह ख़ास कौन सी जगह मुझे देगा। इसके बारे में मुझे दूसरों को बताने की इजाज़त नहीं है। मैनेजर के जाते ही वहाँ पर मरियम आ गई, जो 30 साल की खूबसूरत औरत थी। मेरे पास आकर वह मुझसे पूछने लगी कि यह अभी तुमसे क्या कह रहा था। मैंने बात को टालते हुए कहा कि कुछ नहीं, वे काम के बारे में मुझे बता रहे थे कि बहुत जल्द मुझे भी काम पर लगा दिया जाएगा। तो वह हंसते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि वह तुमसे किस काम पर लगाएगा, लेकिन तुम मना कर देना क्योंकि तुम उस टाइप की लड़की नहीं हो। कि मैं यह सुनकर मैं खूब ज़्यादा हैरान हो गई कि उसके कहने का मतलब क्या है। इससे पहले कि मैं उसे इस बात का जवाब देती, वह हंसते हुए वहाँ से चली गई। यहाँ मेरी अभी तक कोई ऐसी दोस्त नहीं थी जिसके साथ मैं अपनी परेशानी या उलझन को बताती, क्योंकि यहाँ पर मेरे देश के लोग बहुत ही कम थे। मैं पाकिस्तान की थी और इस कंपनी में मुझे मेरे बाबा की वजह से जॉब मिली थी। वह सऊदी की कंपनी में बहुत सालों से काम कर रहे थे। मुझे याद है कि जब हमने होश संभाला था तो हमने अपने अब्बा को अरब में जाते हुए देखा था। मैं बहुत छोटी थी
तब अम्मा ने मुझे बताया कि हमारे बाबा रोज़ काम के सिलसिले में सऊदी अरब जा रहे हैं। बाबा के अरब में जाने के बाद हमारे हालात अच्छे हो गए थे। हम तो बहुत ही गरीब थे, हमें 2 रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। लेकिन जैसे ही मेरे बाबा वहाँ पर चले गए, उनसे वहाँ पर हर महीने 5 लाख भेजने शुरू कर दिए। हम बहुत अमीर हो गए। सभी लोग हमसे जलते थे और कहते थे कि अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए हैं। हमने भी बहुत बड़ा घर बना लिया था, पर हमारे रहने सहने के तौर तरीके भी मुकम्मल तौर पर बदल गए थे। मम्मी ने हम सबको एक शानदार किस्म के स्कूल में पढ़ाया था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने महसूस करना शुरू किया कि बाबा जो भी पैसे भेजते हैं वह अम्मा उसी महीने में इस्तेमाल कर लेती है। मैंने 1-2 बार अम्मा से कहा भी कि अम्मा, आप इतने खर्चे करेंगी तो कल के लिए हम कैसे बचाएंगे? पैसे तुम इतना खुला खर्च मत किया करो और हर महीने के 2 लाख बचा लिया करो। तो अम्मा हंसी और कहने लगी कि मैं मजबूर हूँ, इसीलिए ऐसा करती हूँ। मैं हैरत से पूछा कि इसमें ऐसी क्या मजबूरी है? तो कहने लगी, फिर तुम्हारे बाप ने मुझसे जाते हुए वादा किया था कि जो भी पैसे मैं दूंगा वह तुम्हें उसी महीने के अंदर इस्तेमाल करना है। कभी भी जोड़ने के बारे में मत सोचना। अगर मैंने कभी पैसे बचाने की कोशिश भी की है तो अगले महीने की रकम नहीं मिलती। इस वक्त मैं बहुत छोटी थी तो मैं इतना समझ नहीं पाई कि मुझे बस इतना ही ख्याल आता था कि अम्मा को हमारे भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा देने चाहिए। लेकिन यह बिल्कुल अजीब बात थी और मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी कि मेरी बात सारी समझ में आ रही। महीने के एक शख्स अब्बा के दिए हुए पैसे लेकर आता था और अम्मा उसे एक पर्ची दे देती थी। मैं हैरान हो जाती थी कि इस कागज़ पर ऐसा क्या लिखा हुआ था जो माँ चुपचाप इसको दे देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि जब अम्मा उस आदमी को कागज़ देने लगी तो मैं जल्दी से बीच में आ गई और अम्मा के हाथ से वह कागज़ नीचे गिर गया था। प्लान के मुताबिक मैंने एक सादा सा कागज़ उस कागज़ से बदल दिया। वह कागज़ लेकर कमरे में आ गई और उसने कागज़ को खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गई थी। वह हमारे पूरे 1 महीने का राशन लिखा हुआ था। 1-1 रुपये का हिसाब लिखा हुआ था कि अब्बा को भेजी हुई रकम कहाँ कहाँ पर खर्च हो रही थी। अभी मैं ये देखने में ही मशरूफ़ थी कि अम्मा गुस्से से कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी कि तुम उस आदमी को खाली कागज़ देकर आ गई हो, जबकि ये कागज़ तुम्हें देना है जो इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। लाओ इसको इधर दो, मैं उस आदमी को देकर आती हूँ। मैंने पूछा, अम्मा, आपने 1-1 राशन का हिसाब अपने यहाँ पर लिखा है और आप ये इस आदमी को क्यों दे रही हैं? अम्मा कहने लगी कि मुझे ये कागज़ भेजना पड़ता है कि तुम्हारे बाप को पता चले कि उसकी कमाई किस तरीके से खर्च हो रही है और कहाँ कहाँ। मुझे हैरत होती थी कि अब्बा को वहाँ पर गए हुए 5 साल होने वाले थे और वे अभी तक नहीं लौटे थे। तो एक दिन अम्मा ने बताया कि जिस कंपनी में अब्बा गए हैं वहाँ पर नियम है कि 6 साल से पहले वापस नहीं आ सकते हैं। मैंने दिल में हिसाब लगाया और सोचा कि 5 साल तो गुजर ही गए हैं, अब 1 साल ही रह गया है। वह 1 साल के बाद मैंने बेचैनी से काटा और हर बार अपने बाप का आने की दुआएं कर ली। आखिर वह लम्हा भी आ गया जब मेरे बाप 6 साल बाद सऊदी से वापस लौटे। उन्हें देखकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। वह तो मेरे बाप लग ही नहीं रहे थे। मेरे सामने ऐसा लग रहा था जैसे कोई हड्डियों का ढांचा खड़ा हो। उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी, बाल उजड़ चुके थे और सेहत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मैं और अम्मा उनकी हालत देखकर रोने लगे। अम्मा उन्हें कहने लगी थी, बस अब तुम वापस नहीं जाओगे, तुम छोड़ दो ये नौकरी और अब तुम यहीं पर रहोगे। अब्बा कहने लगे कि नहीं, तुम जानती हो कि मैंने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया हुआ है। जब तक वह पूरा नहीं होगा तब तक मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो यह सब कुछ घर छोड़कर मुझे वापस इसी हालत में जाना होगा। हम नहीं चाहते थे कि हम दोबारा पहले वाली हालत में आ जाए, इसलिए हमने अब्बा को जाने दिया। हर महीने के 5 लाख मिलना कोई इतना मामूली बात नहीं था। चलो, हमने सोच लिया कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। सच तो यह था कि पैसे बहुत बड़ी ताकत है और इस वक्त पैसे अम्मा ने भी यही सोचा
कि 6 साल तो गुज़र ही गए हैं, कुछ साल ही बाकी है और फिर पापा खुद ही वापस आ जाएंगे। मेरे पापा फिर से सऊदी अरब चले गए थे और फिर से हमें हर महीने का 5 लाख भेजने लगे थे और इस तरह से अम्मा वहाँ वह पैसे उसी महीने खर्च कर देती थी, क्योंकि हमें मालूम होता था कि फिर से अगले महीने अब्बा को पैसे भेजने हैं। अम्मा का रोज़ का था कि वह हर महीने वह हिसाब किताब का कागज़ उसको देती थी, पैसे लेकर आता था। इस बार भी मेरे पापा गए तो पूरे 6 साल के बाद ही लौटे थे। मैं अभी 20 साल की हो चुकी थी। मुझसे छोटी 2 बहनें और 2 भाई थे, वह भी बड़े हो चुके थे, लेकिन अब्बा हमें पहचान ही नहीं पा रहे थे। मैं दुखी हो रही थी कि परदेश में इंसान को क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। हम सब से बढ़कर अपने बच्चों से दूर ही रहना पड़ता है। यहाँ पर हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अच्छा खाते और अच्छा कमाते थे और अच्छा पीते थे। लोग हमें खुश नसीब कहते थे, लेकिन वहाँ पर मेरे बाबा हर दिन रात मेहनत करते थे और इस बार उनको देख तो अभी भी उनकी वही हालत थी जो पिछले साल मुझे लगा था कि बाबा कुछ बीमार है। मैंने उनसे कहा कि आप अपना इलाज करा कर वापस जाना, अपने टेस्ट वगैरह कर दो, लेकिन उनके बहुत कम छुट्टी मिली थी। इस बार फिर हम उम्मीद से थे कि अब्बा 3 साल और लगाएंगे, उसके बाद फिर रिटायर होकर हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन हम क्या जानते थे कि हमारी किस्मत में ये लिखा है। अब्बा ने 3 साल गुजर लिए और अब उनकी वापसी का वक्त था, जब वह खबर आ गई थी जिसे हम सब की ज़िंदगी में क़यामत ला दी थी। अब्बा को हार्ट अटैक हुआ था और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। कंपनी ने उनकी डेड बॉडी एक ताबूत में वापस हमारे यहाँ भिजवा दी थी। हम लोगों का तो ये हाल हो गया था कि जैसे हमारे सर पर से छत नहीं रही है। मैं हैरान होकर अम्मा से पूछा कि क्या ये हमारा घर नहीं है, तो अम्मा कहने लगी कि हम किराए पर रहते हैं और इस घर का किराया हर महीने का 1 लाख था। मैं तो दंग रह गई थी कि हमें क्या ज़रूरत थी इतने महंगे घर में रहने की, और क्या इतने सालों से हम अपना घर भी नहीं खरीद पाए। मुझे और मेरे बहन भाइयों को यही लगता था कि ये हमारा असली घर है, लेकिन यह गलतफहमी दूर हो गई थी। अम्मा कहने लगी कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हारे बाप ने कहा है कि हम उसे भेजे हुए पैसे इस्तेमाल कर लिया करें और कभी भी अपने भविष्य के लिए नहीं रखेंगे। तो मैंने सारी उम्र यही तो किया है। अब्बा के जाने के बाद हालत यह थी कि हम फिर से इस हाल में थे जैसे कि अब्बा के सऊदी अरब जाने से पहले थे। अम्मा परेशान हो रही थी, क्या करें। तभी उसे वक्त वह आदमी आ गया जो अम्मा को पैसे दिए और कहने लगा कि हमारी कंपनी के पास तुम्हारे लिए ऑफ़र है, अगर तुम चाहो तो आप अपनी पति की जगह अपनी बेटी को उस कंपनी में काम करने के लिए भेज सकती हो। मेरी माँ ने फ़ौरन मना कर दिया और कहने लगी कि नहीं, मैंने सारी उम्र अपने पति से की जुदाई सही है और अब मैं अपने बेटे को दूर नहीं करूँगी, लेकिन मैं इस वक्त अंकल को कहा कि ठीक है कि मैं वहाँ पर जाकर काम करने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी के जाने के बाद अम्मा मुझे कहने लगी कि तुम्हारे मंगेतर को पता चलेगा तो वह बुरा मान जाएगा। कुछ अरसे पहले ही मेरी खाला के बेटे से मेरी मंगनी हो गई थी और यह रिश्ता हम दोनों की पसंद से हुआ था, लेकिन मैं किसी की बात सुने बिना मैं इस कंपनी में आकर काम करने आ गई थी। यहाँ 3 महीने तो मेरा अच्छे खासे निकल गए। अब मुझे लगता था कि मुझे भी काम करना पड़ेगा, और मेरे काम का क्या था यह तो मुझे रात के 8 बजे ही पता चलना था। मैनेजर ने मुझे आते हुए देखा तो इशारे से मुझे अपने साथ आने के लिए कहा और एक कोने में ले जाकर कहने लगा कि तुम्हें बताना है कि तुम्हारा काम क्या है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम सुनकर मना नहीं करोगी और ना ही यहाँ पर शोर मचाओगी। थोड़ा हैरान हो गई कि ऐसा भी क्या काम है। मैनेजर ने मुझे कहा कि तुम्हें आज की रात इन चारों के साथ गुजारनी होगी। बस उसने इतना ही कहा था, मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि मैं उसे कुछ गलत कहती, उसके चेहरे पे थप्पड़ मारती, वह जल्दी से बोला कि पहले मेरी बात तो सुन लो, तुम्हें क्या करना है इन चारों के साथ। तुम्हारे बाप ने
काम किया है और अब तुम्हें भी इन चारों के साथ ही काम करना होगा। उनकी शर्त यह है कि यह तुम्हें हर महीने 5 लाख तुम्हारे घर पहुँचते आ करेंगे, लेकिन शर्त यही होगी कि वह तनख्वाह हर महीने ही तुम्हारे घर वाले खर्च किया करेंगे और अपने लिए कुछ भी जोड़कर नहीं रखेंगे। तुम्हारा बाप भी यही करता था और अब तुम्हें भी यही करना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैनेजर कहने लगा कि अब जो तुम्हें बात करनी है वह तुम उन लोगों के साथ खुद करो, मैं घर पर जा रहा हूँ। वह मुझे इन चारों आदमी के साथ अकेले छोड़कर अपने घर चला गया था और मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने इस वजह से हामी भरी थी कि मेरे बाप यही काम करते थे और अब मैं भी यही करूँगी, और मैं इस राज को भी जानना चाहती थी कि इन्होंने ये शर्त क्यों रखी थी कि महीने का पूरा ही खर्च करना होगा, हमें कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ेगा। मुझे ये राज भी जानना था। इस पूरी रात मैं उन 4 लोगों के साथ एक तरफ बैठी रही और वे चारों ऐसे ही बातचीत करते रहे। कोई ऐसी ज़बान बोल रहा था जो मैं नहीं जानती थी और मैं चुपचाप वहाँ पर बैठी रही। मैनेजर ने कहा था कि यह मेरी ड्यूटी है कि मैं हर वक्त उनके साथ रहूं। रात के 12 बजे उनके से एक आदमी ने मुझे इशारा किया तो दूसरे ने मुझे एक थैला दिया जिसमें बहुत सारे नोट थे। वह मुझे कहने लगा कि जिस जगह पर तुम रहती हो वहाँ पर जाकर ये बांट देना, यही है तुम्हारा काम। ये कहकर वह चले गए और मैं हैरान होती हुई अपने हॉस्टल में वापस आ गई थी। उसी रात को तो मुझे बता ही दिया गया था कि यह पैसे मुझे अपने हॉस्टल के आसपास के लोगों को बांटने हैं, तो मैं भी ऐसे ही किया। मैंने वह सारे नोट अपने हॉस्टल की लड़कियों को बांट दिए। इस वक्त मुझे उनकी कॉल आ गई और वे मुझसे कहने लगे कि मैं अपना सारा सामान बांधकर दूसरी जगह पर आ जाऊं, क्योंकि अब वह मुझे दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे थे। मुझे अपने काम के बारे में पता चला। वह काम यह था कि मुझे किसी नए हॉस्टल में जाना था और वहाँ पर कुछ टाइम रहकर मुझे अपने रिश्ते कायम करने थे, और जब मेरे ऊपर लोगों को एतबार हो जाए तो मैं उनके दिए हुए पैसे वहाँ पर लड़कियों में बांटकर वहाँ से गायब हो जाना था। लेकिन मैं उनके साथ काम करने का इरादा कर चुकी थी और मेरा ये काम बहुत अजीब और गरीब था और मुझे इस काम के बारे में अपने घर वालों को किसी को नहीं बताना था, क्योंकि इसी काम के बदले तो हर महीने 5 लाख घर वालों को जा रहे थे। अब मुझे समझ में आ रहा था कि शायद मेरे बाप यही करते थे, लेकिन उनकी मकसद क्या है और ऐसा क्यों करते हैं, मुझे मालूम करना था। वैसे तो मैंने इनमें से पूछने के लिए कई बार कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया था। तो अब मुझे भी खुद ही मालूम करना था कि इस सारे मामले के पीछे क्या वजह है। इस बार उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे दिए और कहा कि कल यह कैसे तुम अपने हॉस्टल की लड़कियों को बांट दोगी और पैसे बांटने के बाद फ़ौरन निकल कर आ जाना। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने वे पैसे अगले दिन वहाँ मौजूद लड़कियों में बांट दिए, लेकिन मैं वहाँ से नहीं निकली थी। मैं वहीं पर छुपकर देख रही थी कि मेरे जाने के बाद हॉस्टल में क्या होता है। कुछ देर के बाद मैंने अचानक हॉस्टल में देखा कि सारी लड़कियों को बेहोश होते हुए देखा, तो मेरे हाथ पांव फूल गए और मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। 15 मिनट के अंदर ही वे सारी लड़कियां बेहोश हो चुकी थी। फिर मैंने वहां अपनी कंपनी के मैनेजर के 2 आदमी के साथ आते हुए देखा, जिन्होंने उन लड़कियों को रस्सी में बांधना शुरू कर दिया, और जो उनके साथ आदमी आए थे उन्होंने एक लड़कियों के साथ बहुत गंदी गंदी तस्वीरें खिंचवाने शुरू कर दी। यह सुनकर और ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे और मैंने उसी वक्त पुलिस को कॉल मिला दी और ख़ुद वहाँ से चली गई। इस वक्त मेरे पास कुछ पैसे थे, तो मैंने फ़ौरन ही पाकिस्तान की फ़्लाइट पकड़ ली और आते ही मैंने अम्मा को सामान बांधने के लिए कहा और हम कुछ टाइम के लिए वहाँ से गायब हो गए थे। तब तक किसी को पता चलता जब तक मैं अपने घर वालों को लेकर
कोई अच्छे से ठिकाने पर पहुंच चुकी थी। कुछ दिनों के बाद न्यूज़ चैनल पर सऊदी अरब की खबर नेट पर खोली तो मुझे सारी हकीकत का पता चला कि वह एक गंदी सी कंपनी थी जो बाहर के लोगों को अपने झांसे में फंसा देते थे और ऐसे फंसा देते थे कि वहां से निकल ही ना पाए और उनसे अपने मतलब के सारे काम करा सके। जो पैसे मैं हॉस्टल की लड़कियों को दे रही थी वह उन पर बेहोशी की दवा लगा देते थे, लेकिन मैंने उनकी इजाज़त के मुताबिक मास्क और ग्लव्स पहन कर रखा था तो मुझ पर कोई असर नहीं होता था। मेरे जाने के बाद उनकी साथी आकर उन लड़कियों के साथ गंदी तस्वीरें खिंचवाकर इंटरनेट पर डाल देते थे और उन्हें ब्लैकमेल कर देते थे, उनसे पैसे भी लेते थे। यह काम उनका पिछले कई सालों से जारी था और ये काफ़ी तरीक़ों से लड़कियों के काम निकलवा रहे थे, लेकिन उनसे किसी ने जानने की कोशिश नहीं की थी और ना ही पुलिस को कॉल करने की कोशिश की थी। वे अपने काम करने वालों को इस तरीके से अपने झांसे में ले लेते थे कि उसके पास काम करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता था। पैसे न जोड़ने वाली शर्त उन्होंने इसलिए रखी थी कि वे पैसों के तौर पर अमीर ना हो जाए, उनका काम ना छोड़ दे, इसीलिए वे महीने के महीने खर्च करने के लिए कहते थे। और उन्होंने मेरे अब्बा को भी इसी अपने झांसे में फंसा लिया था और वे उनसे पता नहीं ऐसा कौन सा काम कराते थे जिसकी वजह से कमज़ोर भी हो रहे थे, लेकिन जो काम उन्होंने मुझे कराया था वे बहुत गंदा काम था। इसका मतलब उन्होंने मेरे बाबा से जो काम कराया वह भी बहुत गंदा ही काम होगा, क्योंकि मेरे बाबा की हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी। इसी वजह से मेरे बाबा को हार्ट अटैक भी आया है। दोस्तों, ज़िंदगी में पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, अपनों की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अपनों से प्यार करें, अपनों के साथ रहें। धन्यवाद।